फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लार्ज पार्ट की बहुत बड़े पार्ट पोर्शन की बात हो रही है। सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डैश। तो सोसाइटी किस में डिवाइडेड थी? तो क्या रिलीजन में डिवाइडेड थी? नहीं। वर्ण में डिवाइडेड थी। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा गया है, तो इसमें पुराने ज़माने में मतलब पहले के टाइम पे जो सोसाइटी थी कि इसमें डिवाइडेड थी तो अलग अलग वर्ण में डिवाइडेड थी। 4 वर्ण थे मेनली, अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, शूद्र थे और वैश्य थे। तो ये 4 वर्ण में सोसाइटी क्या थी? डिवाइडेड थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रूल्स ऑफ वर्ण वर प्रिस्क्राइब बाय द डैश वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। तो देखिए जो बड़े बड़े किंगडम्स के जो रूलर्स हुआ करते थे वो वर्ण में जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते थे, मतलब जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब करे जाते थे वर्ण व्यवस्था में, या मेनली जो वर्ण सिस्टम हुआ करता था उसमें जो भी रूल्स प्रोवाइड किए जाते थे वो ये जो रूलर्स होते थे बड़े बड़े किंगडम्स के, वो उसको क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, लेकिन आपको बताना क्या है? बताना है कि जो प्रिस्क्राइब करते थे कौन करते थे, मतलब जो वर्ण के रूल्स होते थे ये कौन प्रिस्क्राइब करते थे? तो ये ब्राह्मण्स प्रिस्क्राइब करते थे। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण्स। नेक्स्ट में आएंगे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा लेकिन अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को मतलब एक तरीके से बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। ये आपको बताना है कौन से ऐसे लोग हैं। तो ब्राह्मण्स हैं तो गलत है, क्षत्रियस भी गलत हैं, वैश्यास भी गलत हैं। तो इसमें कौन है? ट्राइबल्स इसमें सही है। तो ट्राइबल्स ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, ओरल ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन इनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड इन सब चीज़ों का नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन विच रीजन द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग दी 13th एंड 14th सेंचुरी। तो देखिए जो खोखर ट्राइब है, बताना है आपको कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में, मतलब 13th और 14th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। ये कहाँ पर पाई जाती थी? तो ये पाई जाती थी पंजाब में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो देखिए मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में भारत की बात हो रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसी सोसाइटी थी, कई सारे ऐसी लोग थे जो क्या करते थे, जो ब्राह्मण लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के गए इसको फॉलो नहीं करते थे, सोशल रिचुअल्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। और इनको बाद में क्या कहा गया? ट्राइब भी कहा गया। और ये क्लासेस में अपने को डिवाइड भी नहीं करा मानते थे। जैसे आपने देखा फोल्ड वर्ल्ड सिस्टम आया तो इसमें भी ये लोग अपने आप को नहीं मानते थे कि ये डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी इनका सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, मतलब जो कि गलत है। तो पहला दिया गया है मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। तो जो हर एक ट्राइब का जो मेंबर हुआ करता था वो किंगशिप बॉन्ड से क्या था? यूनाइटेड था। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन इसमें पार्ट बी कहा गया है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड टू फॉर्म टेम्पल्स। तो क्या ट्राइबल जो लोग होते थे क्या वो लिवलीहुड टेम्पल से ऑब्टेन करते थे? तो टेम्पल से नहीं ऑब्टेन करते थे। कहाँ से ऑब्टेन करते थे? एग्रीकल्चर से ये अपने लिवलीहुड को ऑब्टेन करते थे। तो एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पे टेम्पल्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए क्या कहा गया? अदर वर्दी, मतलब कुछ तो ऐसे थे जो, ज़्यादातर ऐसे थे जो एग्रीकल्चर से अपने लिवलीहुड को ऑब्टेन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो हंटर गैदरर्स से, मतलब जो मतलब ये कह सकते हैं कि जानवरों को मारते आते थे और जानवरों का पालन पोषण भी करते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। तो देखिए करते क्या थे मेनली ये लोग कि जानवरों को पालते थे, या कह सकते हैं जो भी मवेशियाँ होती थी, कैटल्स होती थी, उनका पालन पोषण करते थे, उनको घास वास खिलाते थे और कहीं ना कहीं उन्हीं से वो लोग अपनी लिवलीहुड को ऑब्टेन करते थे। मतलब ये भी काम करते थे जो मतलब ये होते थे जिनको क्या कहा गया है,
इनको कहा गया ट्राइब्स। तो ट्राइब्स ये भी काम करती थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी देख लेते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो कुछ ऐसी ट्राइब भी होती थी जो नोमैडिक होती थी, और मेनली नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं शेल्टर और फूड की फिराक में, या कह सकते हैं शेल्टर और फूड की खोज में ये एक से दूसरी जगह मूव भी करते थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो गलत है। अभी हमने आपको बताया था टेम्पल्स की जगह क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7th कह रहा है कमाल खान गक्कर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय द एम्परर डैश। तो देखिए जो कमाल खान गक्कर हैं इनको नोबल या मनसबदार बनाया गया था। किस एम्परर ने मनसबदार बनाया था इनको? तो बनाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने कमाल खान गक्कर को क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, इन विच रीजन। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है इन विच रीजन द लंगा एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय दी मुगल्स। तो देखिए आपको बताना है जो लंगा हैं और जो अरघुन्स हैं ये कौन कौन से रीजन को डोमिनेट कर रहे थे, मेनली किस किस रीजन को डोमिनेट कर रहे थे? तो ये मुल्तान को भी डोमिनेट कर रहे थे और सिंध को भी डोमिनेट कर रहे थे। तो इसमें बोथ ए सी, मुल्तान और सिंध इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए कई सारी आपको ट्राइब दी गई हैं और प्लेसेस भी दी गई हैं। जैसे गखार देखिए आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ का रीजन है, जैसे पंजाब रीजन हो गया। खोखर्स भी वहीं हो जाएंगे। झंझुआ, लंगा, अरघुन्स ये देखेंगे तो पाकिस्तान का रीजन आ जाएगा, बलूचिस्तान का रीजन है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप कई सारी ट्राइब यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे जैतवाज हैं आपको गुजरात साइड में दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे, कोलीस, जैतवाज। ठीक है, भील्स दिख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश रीजन है, राजस्थान रीजन है मेनली। ठीक है, गोंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, बैगाज दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली देखेंगे तो गोंडवाना, या इसीलिए देखिए गोंडवाना नाम भी पड़ा है, गोंड से ही गोंडवाना पड़ा है। ठीक है, तो गोंड के जो रहने वाले थे उनको गोंड, मतलब जो गोंडवाना के रहने वाले थे उनको गोंड कहा जाता था। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का रीजन है। भील्स जो है ये राजस्थान का रीजन है। इसी तरीके के खोंड्स आप देखेंगे तो ये भी एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर देखेंगे संथल्स आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के साइड में या असम के साइड में जो एरिया है वो संथल्स वहाँ रहते थे। ठीक है, तो ये चेरोज आ जाएगा। ठीक है, ओराउंस आ जाएगा। तो ये सारे सारी क्या है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है, भारत की ये कहें या इस उस सब कॉन्टिनेंट की कहें जो उस समय एक ही हुआ करती थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी ट्राइब दी गई हैं, तो यहाँ पर मैप के थ्रू इसको शो किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब गद्दीज। तो आपको बताना है जो गद्दी ट्राइब थी वो कहाँ रहती थी, तो किस पार्ट, हिमालय के किस पार्ट में रहती थी? तो पहला ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न हिमालय, थर्ड है नॉर्दर्न और फोर्थ है सदर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो वेस्टर्न हिमालय इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंट डैश पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट 2 वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट था जो सब कॉन्टिनेंट, भारत का सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारत की बात करी आ रही, भारत का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेनली ट्राइब से घिरा हुआ था, मतलब ट्राइब वहाँ बहुत ज़्यादा रहते थे। और कौन कौन से ट्राइब? मेनली नागाज, अहोम्स और भी कई सारे ट्राइब थे जो यहाँ पर रहा करते थे। तो ये कौन सा पार्ट है? तो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था। ठीक है, तो आज भी वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ट्राइब देखने को मिलेंगे। और नागा से क्या बन गया? नागालैंड इसीलिए बन गया है। और अहोम से देखेंगे तो क्या बन गया है? असम बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या पाए जाते हैं? तो ट्राइबल लोग पाए जाते थे, आज भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहा गया? अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहता है क्लैन। क्या कहा जाता है? क्लैन कहा जाता है। तो क्लैन की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया इन मैनी एरियाज़ ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। तो बहुत सारे एरियाज़ की बात करी गई है, मेनली झारखंड और बिहार की बात करी गई है। चेरो चीफडम्स, मतलब चेरो जो चीफडम है या किंगडम है, हैड इमर्ज बाय द डैश सेंचुरी। तो चेरो जो थे, चेरो चीफडम या चेरो जो किंगडम कब आया, मतलब कब इमर्ज हुआ, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये मेनली इमर्ज हुआ था 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो 12th सेंचुरी में चेरो किंगडम बहुत ज़्यादा उफान पे था, ये कह सकते हैं इमर्ज हो गया था। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 कह रहा है राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल। तो देखिए राजा मानसिंह के बारे में पता ही होगा
कि बहुत ही फेमस जनरल थे अकबर के, ठीक है, अटैक्ड एंड डिफीटेड चेरोज इन डैश। तो किस ईयर में चेरोज को डिफीट किया था राजा मानसिंह ने? तो ये किया था 1591 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, चेरो को किसने डिफीट किया? राजा मानसिंह ने डिफीट किया। और कब डिफीट किया है? तो 1591 1591 में डिफीट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है अंडर हुम मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब। ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, सब्जुगेटेड का मतलब होता है हरा देना, या आप किसी तरीके मतलब ये कह सकते हैं कि किसी को अपने अंडर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है अंडर होम मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्ट्रेस। तो देखिए, फोर्ट्स जो बनाए थे चेरो किंगडम ने या चेरो चीफडम्स ने, उनको क्या किया था? मुगल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था, और ये जितने भी ट्राइबल लोग थे उनको अपना बंदी बना लिया था, ये कह सकते हैं कि अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अपने अंडर में कर लिया था। ये किसके मतलब शासनकाल में हुआ था? ये किसके रेन में हुआ था? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो है ये मेनली हुआ था औरंगजेब के रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको आंसर इसका बता देते हैं। औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? औरंगजेब इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है Which of the following tribe were not among the important tribe that lived in this region and also in Odisha and Bengal? तो देखिए, मेनली आपको बताना है कि इसमें यहाँ पर आपको मेनली 3 ट्राइब दी गई है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब थी जो उड़ीसा, बंगाल और आसपास के रीजन में नहीं रहा करती थी? तो मुंडाज अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा बंगाल में पाए जाते थे, संथल भी उड़ीसा बंगाल में पाए जाते थे, लेकिन जो चेरोस थे ये उड़ीसा बंगाल में नहीं पाए जाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। अब आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटक वर होम टू कोलीज, बेराट्स एंड न्यूमरस अदर्स। तो देखिए, जो महाराष्ट्र जगह है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर मेनली जो ट्राइब पाई जाती थी वो कोलीज थी, बेराट्स थी। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। कोलीज जो हैं दे ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। जो कोलीज थे ये और कहाँ पाए जाते थे? गुजरात में पाए जाते थे। फर्दर साउथ दे वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरंगास, वेतार्स, मारवार्स एंड मैनी अदर्स। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरगाज हो गया, ठीक है, वेतार्स हो गया, मारवार्स हो गया, ये लोग भी पाए जाते थे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी कह रहा है द लार्ज ट्राइब ऑफ भील। ठीक है, तो जो लार्ज ट्राइब है, बहुत बड़ी ट्राइब है भारत की, ठीक है, जो भील है आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी। तो ये मेनली कहाँ पाई जाती थी? तो ये वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मेनली स्प्रेड थे। ठीक है, राजस्थान एरियाज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है मेनली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये कुछ आपको जगह दी गई है। यहाँ पर जो मेन ट्राइब पाई जाती थी वो कौन सी थी? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में जो ट्राइब पाई जाती थी इनमें से वो कौन सी थी? गोंड्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला दिया गया नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट होते थे वो क्या करते थे? वो अपने एनिमल्स के साथ बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर। ये बात बिल्कुल ठीक है। बी पार्ट कह रहा है दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट्स। तो ये किस पे रहते थे? तो मेनली इनका जो लिवलीहुड था वो मिल्क पे चलता था, और साथ ही साथ पास्टोरल प्रोडक्ट जो होते थे उन पे ये मेनली अपना लिवलीहुड को बनाए रखते थे। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड कहा गया दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वुल, घी एसेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर मेनली एक तरीके से बार्टर सिस्टम टाइप का चल रहा था कि ये लोग करते क्या थे कि अपना जो ये लोग वुल क्रिएट करते थे, जो घी बनाते थे, इसको ये लोग शेयर करते थे, दूसरों को देते थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे उनको देते थे, और उनके उसके बदले में वो उनसे ग्रेन ले लेते थे, कपड़े ले लेते थे, यूटेंसिल्स ले लेते थे, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स ले लेते थे। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट नोमैड से रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 में कहा गया द बंजाराज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स एंड देयर कारवान वर कॉल्ड। देखिए आपको बताना है जो बंजाराज थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
ट्रेडर नोमैड्स हुआ करते थे। ट्रेडर मतलब नोमैड तो होते ही थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो जाते ही जाते थे, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बिजनेस में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन इनके कारवान को क्या कहा जाता था, मतलब इनके जो काफ़िले चलते थे साथ में, जब ये चलते थे तो एक काफ़िला होता था, उस काफ़िले को क्या कहता था, तो काफ़िले को कहता था टांडा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इसको कहते थे टांडा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा गया हु यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू दी सिटी मार्केट्स। तो देखिए ग्रेन्स को सिटी मार्केट्स में ले जाने के लिए बंजारों को कौन यूज़ करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी यूज़ करता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन हिज मेमोइर्स दैट बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। तो देखिए एक यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से एक ऐसा रूलर है जिसने अपनी किताब में, या कह सकते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी मेमोयर में क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो बंजारा ट्राइब होती थी वो ग्रेन को, जो भी अनाज होता था उसको अपने बुलक्स पे, मतलब जो उनके बुलक कार्ट होते थे उस पर दूसरे एरियाज तक लेके जाती थी और फिर वहाँ जाके टाउन में जाके उसको जाके बेचती थी। तो ये ऐसा किसने लिखा है अपने मेमोयर में, तो ये लिखा है जहांगीर ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली करेक्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट अगर पूछा गया है तो चलिए 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैनी ऑफ नोमैड्स आर पास्टुलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। तो यहाँ प्लेस होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे नोमैड्स हुआ करते थे जो पास्टुलिस्ट थे। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पास्चर के सर्च में, पास्चर मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पास्चर नहीं होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये मूव करते थे, ये भी बात सही है। ठीक है, और अपने हर्ड के साथ, अपने कैटल्स के साथ मूव करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और बात कही गई है, इटिनेरेंट ग्रुप। ठीक है, इटिनेरेंट ग्रुप सच एज क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स एंड इंटरटेनर्स ट्रैवलर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक नए ग्रुप की बात करी गई, इटिनेरेंट ग्रुप की। ठीक है, बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप ऑफन विजिट द डिफरेंट प्लेसेस एवरी ईयर। तो देखिए ये जो अलग अलग प्लेसेस को विजिट नहीं करते थे, ये चीज़ यहाँ गलत बोली गई है। जो नोमैड्स होते थे, जो इटिनेरेंट ग्रुप होते थे, वो हमेशा सेम प्लेस विजिट करते थे, डिफरेंट प्लेस को विजिट नहीं करते थे हर साल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या है, गलत है। 23 पे आते हैं। 23 में देखिए क्या कहा गया, ट्रीज़ एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट। तो देखिए जो ट्रीज़ हैं, जो उनकी डालें हैं, उनको पहले कट किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है। द क्रॉप इज शोन इन दी एशेस, फिर क्रॉप जो है उसको बो दिया जाता है राख में या एशेस में। व्हेन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, और जब इस लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन दी सेम वे, और इसी तरीके से जैसे इसको पहले जलाया गया, फिर ऐश पे चीज़ों को उगा दिया गया, या कह सकते हैं बो दिया गया, इसी तरीके से दूसरे लैंड पे चीज़ करी आती थी जब पहले लैंड की फर्टिलिटी खत्म आती थी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, मतलब ये किस टाइप की फार्मिंग है, तो ये कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है द गोंड्स लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। तो देखिए जो गोंड्स थे वो बहुत बड़े फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, जिसको गोंडवाना कहा गया है। और गोंडवाना का मतलब क्या होता है कि इनहैबिटेड बाय गोंड्स, मतलब कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसको गोंड्स ने बसाया। ठीक है, अब ये क्या प्रैक्टिस करते थे, तो ये भी क्या प्रैक्टिस करते थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे गोंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25th क्वेश्चन कह रहा है दी अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। तो अकबरनामा क्या है, पूरी इतिहास है अकबर की, जो भी रेन रही है, अकबर ने किस तरीके से अपना शासन किया है, उसके बारे में क्या बताया गया है। मेंशंस द गोंड्स किंगडम ऑफ गढ़ कटंग दैट हैड इतना विलेजेस। तो आपको बताने हैं जो गढ़ कटंग नाम की एक जगह है, वहाँ पर कितने विलेजेस हुआ करते थे गोंड के। ठीक है, ये आपको अगर देखेंगे तो अकबरनामा में ये चीज़ मिलेगी, अकबरनामा में ये चीज़ लिखी गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने विलेजेस के बारे में यहाँ बात करी गई, 70,000 विलेजेस हुआ करते थे गोंड किंगडम के। ठीक है, तो जो गोंड किंगडम था गढ़कटंग का, उसमें कितने विलेजेस हुआ करते थे, तो 70,000 विलेज हुआ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गोंड किंगडम। अब गोंड किंगडम के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है वो बताना है। तो पहला दिया गया है द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़
ठीक है, बिल्कुल सही है। जो किंगडम था, गोंड किंगडम था, उसको गढ़ में डिवाइड किया गया था। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन। तो देखिए, जो हर एक गढ़ होता था उसको पर्टिकुलर गोंड क्लैन क्या करता था, कंट्रोल करता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। दिस वॉज, अब यहाँ पर बोला गया है जो किंगडम है, ठीक है, जो गढ़ है उसको मेनली फर्दर डिवाइड किया गया था 74 विलेज में, और उसको 84 कहते थे, तो ये गलत है। 74 विलेजेस में नहीं डिवाइड किया था 84 विलेजेस में डिवाइड किया था और उसको क्या कहा जाता था, 84। ठीक है, तो गढ़ जो था पहले था, सबसे बड़ा था किंगडम, गोंड का किंगडम था, उसको गढ़ में डिवाइड किया गया, गढ़ को फिर 84 में डिवाइड किया गया, 84 का मतलब था 84 विलेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, द 84 वॉज सब डिवाइडेड इनटू बरहोट्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। तो देखिए, जो 84 थे उनको सब डिवाइड किया गया था किसमें, बरहोट्स में, और हर बरहोत में कितने विलेज थे, 12 विलेज थे। तो इस तरीके से गोंड किंगडम चलता था। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बात करी गई है ब्राह्मण आमन के बारे में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बता देते हैं, ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजाज। तो जो गोंड के राजाज होते थे वो, उनसे ब्राह्मणों को क्या मिलती थी, लैंड की ग्रांट्स मिलती थी, या कह सकते हैं बहुत सारा पैसा वैसा मिलता था। बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो गोंड के चीफ हुआ करते थे, होते थे ट्राइबल, लेकिन बाद में इनको ये लगा कि अब हमको, क्योंकि इनके पास पावर आ चुकी थी, पैसा आ चुका था, तो इनको लगता था कि इनको राजपूत का रिकॉग्निशन मिले, मतलब इनको क्या कहा जाए, इनको राजपूत कहा जाए। सो अमनदास दी गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंग। देखिए, अमनदास कौन है, तो राजा हैं, गोंड के राजा थे गढ़ कटंग के। एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टाइटल एज्यूम कर लिया था, और किस चीज़ का टाइटल, संग्राम शाह का टाइटल एज्यूम कर लिया था। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। और इनके जो लड़के थे, ठीक है, मतलब इनके जो लड़के थे उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली थी, या कह सकते हैं कि एक रानी से शादी कर ली थी, रानी दुर्गावती से। और ये किसकी मतलब ये किसकी डॉटर थी, तो सलबहान की डॉटर थी। और ये चंदेल राजपूत के राजा थे। और कहाँ के राजा थे, महोबा के जो चंदेलाज थे उनके ये राजा थे, चंदेल राजपूत के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, यहाँ बोला गया है इन 1665 मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक गढ़ कटंग। तो देखिए, 1665 में नहीं अटैक किया था, 1565 में अटैक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1665 ना होके 1565 होगा। इसमें क्या था कि मुग़ल फोर्स जो थे उन्होंने अटैक कर दिया था गढ़ कटंग पे। और मुग़ल फोर्स किसके अंडर में अटैक किया था, तो असफ खान के अंडर में मुग़ल फोर्सेस ने क्या किया था, गढ़ कटंग में अटैक कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पर जब अटैक किया तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खिलाफत हुई थी, या ये कह सकते हैं कि मतलब पूरा विद्रोह भी किया था किसने, रानी दुर्गावती जी ने क्या किया था, विद्रोह किया था मुग़ल फोर्सेस का। बिल्कुल सही बात है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी में कहा गया शी वॉज डिफीटेड, लेकिन बस बदकिस्मती से क्या हुआ कि ये डिफीट हो गई थी, इनकी हार हो गई थी। और एंड प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सरेंडर नहीं किया, ये वीर गति को प्राप्त हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। इसके बाद जो इनके लड़के थे, इनके जो सन थे, वो भी लड़ाई की, वो भी डाई हो गए, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनको भी वीर गति बाद में प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत है, इसमें 1565 होगा, 1665 नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, उससे पहले गढ़ कटंग की थोड़ी सी बात देख लेते हैं। तो गढ़ कटंग बहुत ही रिच स्टेट हुआ करता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ हुआ करती थी। और वेल्थ क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, एलिफेंट्स को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। पहले उनको पकड़ते थे और फिर दूसरे किंगडम को ये एक्सपोर्ट किया करते थे, तो उससे बहुत पैसा मिलता था इनको। व्हेन द मुगल डिफीटेड द गोंड्स, अब जब मुगल ने गोंड्स को, या ये कह सकते हैं गढ़ कटंग के लोगों को डिफीट कर दिया, तो इनको बहुत सारा पैसा मिला, बहुत प्रीशियस कॉइन्स मिले। और ये कहाँ से आते थे, जब ये दूसरे किंगडम को एलिफेंट बेचते थे तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। तो इसको सारा का सारा मुगल ने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड रेस्ट टू चंद्रशाह एंड अंकल ऑफ बी नारायण। ठीक है, और फिर बाद में ये जो मुगल थे, जब पैसा ऐसा लेके भाग गए, उसके बाद क्या किया इन लोग ने कि किंगडम को, जो ये किंगडम था उसमें कुछ पार्ट तो एनेक्स कर लिया था, और बहुत सारा पार्ट जो था वो बाद में चंद्रशाह को प्रोवाइड कर दिया था। और ये अंकल किसके थे, तो अंकल थे बी नारायण के। ये ज़्यादा मतलब की बात नहीं है, ऊपर के जो 2 पॉइंट है ये ज़्यादा मतलब की बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, अहोम माइग्रेटेड टू दी ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे इन दी 13th सेंचुरी। तो देखिए, जो अहोम थे वो माइग्रेट कर गए थे, ब्रह्मपुत्र वैली में पहले रहते थे, बाद में माइग्रेट कर देते थे, माइग्रेट कर गए थे। लेकिन कहाँ से माइग्रेट कर गए थे बताना है। ठीक है, तो ये पहले कहाँ रहा करते थे, तो ये पहले अगर देखेंगे तो कहाँ रहा करते थे, पूछा गया आपसे।
तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। म्यांमार में पहले रहते थे और बाद में वहाँ से क्या हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहा गया दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयंस। तो देखिए भुयन जो कि लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम थे उसको इन लोग ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इन लोग ने अपना क्या किया था, अहोम ने अपना नया स्टेट डेवलप कर लिया था, बना लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही बोला गया। स्टेटमेंट 2 में कहा गया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ चटियाज। ठीक है, तो बाद में क्या किया था, बाद में अहोम्स ने जो किंगडम्स थे 16th सेंचुरी में कुछ किंगडम्स को एनेक्स कर लिया था। जैसे चटियाज का किंगडम था तो 1523 में एनेक्स कर लिया था। कोच हाजो का किंगडम था, इसको 1581 में एनेक्स कर लिया था। और बहुत सारे ट्राइब को अपने अंदर, मतलब ये कह सकते हैं कि अपने अंदर समावेश कर लिया था, ये कह सकते हैं अपने अंडर में कर लिया था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30th पे आते हैं। 30th क्वेश्चन कह रहा है विच ट्राइब बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। तो 1530 में ही लोग ने फायर आर्म यूज़ कर लिए थे और बहुत सारे स्टेट को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। बहुत सारे, एक बहुत बड़ा स्टेट बना लिया था, बहुत बड़ी ट्राइब बना ली थी। ठीक है, यह कह सकते हैं बहुत बड़ा एक ग्रुप बना लिया था। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। और देखिए 1660 की बात है, इन लोग ने गन पाउडर भी बना लिया था और कैनन भी बना लिया था, मतलब तोप भी बना ली थी। ये कौन सी ट्राइब की बात हो रही है, तो बहुत खतरनाक ट्राइब है और इसका क्या नाम है, अहोम इस ट्राइब का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है इन विच ईयर मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। तो देखिए मुगल्स ने अहोम किंगडम पे अटैक कर दिया था। और मुगल्स किसके अंडर में अटैक किया था, तो मीर जुमला उसको लीड कर रहा था अटैक को। ठीक है, और अहोम पर अटैक हुआ था। ये कब हुआ था आपको बताना है, तो ये हुआ था 1662 में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 कह रहा है अहोम स्टेट डिपेंडेंट ऑन फोर्स्ड लेबर। देखिए अहोम जो स्टेट था वो मेनली किस पे डिपेंडेंट था, फोर्स्ड लेबर पे ये डिपेंडेंट था। अब इन फोर्स्ड लेबर को क्या कहा जाता था, पूछा गया है। ठीक है, तो मेनली इनसे क्या कराया जाता था, तो बहुत सारा काम कराया जाता था, स्टेट से रिलेटेड ही काम कराया जाता था, जो भी उनका डेवलपमेंट का वर्क होता था। ठीक है, और इनको कहा क्या जाता था, तो इनको पैक कहा जाता था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैक कहा जाता था इनको। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ डैश सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम्स बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। तो देखिए जो अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था, लेकिन कब हुआ था, तो फर्स्ट हाफ मतलब किस सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में कहा गया अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस। और अब देखिए जो अहोम की सोसाइटी थी उनको बहुत सारे क्लैन में वो डिवाइडेड थी और इन क्लैन को क्या कहा जाता था, तो इनको खेल्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्लैंस को और क्या कहा जाता था, खेल भी कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। 35th क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। अब आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कहा गया खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। ठीक है, तो खेल जो थी वो बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल भी करती थी कभी कभी। ठीक है, द पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज टू दी कम्युनिटी, ये भी सही है। ठीक है, पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, जो पीजेंट्स होते थे उनको लैंड भी दिया जाता था। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट। और जो किंग भी हुआ करता था, किंग भी इन पीजेंट से लैंड नहीं ले सकता था। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो खेल बोला गया है ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, तो यहाँ पर अभी हमने खेल देखा था, पूरी एक क्लैन हुआ करती थी उसको खेल कहते थे। ये कई सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, तो कई सारे ऐसे मजदूर होते थे, किसान होते थे, उनको विलेज देती थी कौन, विलेज कम्युनिटी विलेज देती थी। और ये विलेज जो दिए जाते थे इनको किंग भी नहीं छीन सकता था। तो यहाँ पर ABC तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी अबव इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अहोम की थोड़ी सी बात करी गई। अहोम सोसाइटी थी जो थी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पर पोएट्स भी पाए जाते थे, स्कॉलर्स भी पाए जाते थे, इनको लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी, इनको बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया जाता था, थिएटर को इनकरेज किया जाता था। ठीक है, और बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो संस्कृत के बहुत सारे वर्क थे जिसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है अहोम में। ठीक है, मतलब अहोम सोसाइटी के लोगों ने ये काम भी किया है। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन। अब देखिए यहाँ पर एक हिस्टोरिकल वर्क की बात करी गई, बुरंजीज भी इस समय लिखे गए थे अहोम के टाइम पे। फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज, और अहोम लैंग्वेज में लिखे गए थे और फिर बाद में इसको असमीज़ में
लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ी, बहुत ही ताकतवर ट्राइब है जिसका नाम है अहोम। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में कहा गया है द बेस्ट नोन पास्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द डैश। तो आपको बताना है जो बेस्ट, सबसे बेस्ट जो ट्राइब रही है, जो मेनली पास्टोरल रही है और साथ ही साथ हंटर गैदरर भी रही है, हंटर भी रही है, तो बताना है पूरी हिस्ट्री में वो कौन सी ट्राइब है। तो वो है मंगोल। कौन सी ट्राइब है वो? मंगोल ट्राइब है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, मंगोल्स इनहैबिटेड इन द डैश। तो मंगोल्स कहाँ रहा करते थे? तो ये मेनली ग्रासलैंड्स में रहते थे। और कौन से ग्रासलैंड? तो सेंट्रल एशिया का जो ग्रासलैंड है जिसका नाम है स्टेपीज़। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेनली ये पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय डैश जंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड टर्किश ट्राइब इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो देखिए, जंगेज खान के बारे में अपने ने सुना ही होगा, भारत भी आया था और कहीं ना कहीं इसने क्या किया था कि जो मंगोल की ट्राइब थी, टर्किश की ट्राइब थी, इनको यूनाइट कर दिया था, एकजुट कर दिया था और एक बहुत पावरफुल मिलिट्री बना दी थी। ठीक है, और फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाता था, लूटता था और लूट के वापस चला आता था। ये कब इसने किया था? तो ये 1206 के अबाउट ये बात इसने कर दी थी। तो अबाउट बाय 1206 ये काम हो चुका था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मंगोल्स। तो मंगोल्स के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, एट द टाइम ऑफ जंगेज खान डेथ, 1227 में जंगेज खान की डेथ होती है। ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज, हिज सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। देखिए, जो जंगेज खान की जब डेथ हुई 1227 में, तब तक ये बहुत बड़ा किंगडम बना चुका था और इसके जो सक्सेसर थे, मतलब आगे वाली जो पीढ़ी थी, उसने भी जो एम्पायर था उसको बढ़ाया, कम नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में कहा गया, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। अब देखिए, एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब मंगोल का राज रशिया पे हुआ करता था, ईस्टर्न यूरोप पे हुआ करता था, चाइना और वेस्ट एशिया पे भी हुआ करता था। अब यहाँ पर सी ऑप्शन गलत बोला गया। इसमें कहा गया मंगोल डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये गलत है। मंगोल्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इनका वेल ऑर्गेनाइज था, इसी वजह से इतनी ज़्यादा जगहों पे ये राज कर पाए हैं। तो यहाँ पर ए और बी तो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। डी ऑप्शन में कहा गया, दीज वर बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पर अच्छी मिलिट्री क्यों हुआ करती थी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो पाता था? वो सिर्फ इसलिए हो पाता था क्योंकि रिलीजियस ग्रुप हो गए, एथनिक ग्रुप हो गए, वो क्या करते थे? इनको सपोर्ट करते थे। तो इसमें ए, बी और डी ऑप्शन तो सही है, सी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, तो मैच द कॉलम में आते हैं। सबसे पहला मैच द कॉलम है गढ़। अब गढ़ को मैच करना है तो गढ़ में आ जाएगा 84। ठीक है, तो गढ़ किस में डिवाइडेड था? 84 में डिवाइडेड था। इसके बाद टांडा है, तो टांडा क्या हुआ करते थे? तो कारवान हुआ करते थे, टांडा को कारवान कहा जाता था। ठीक है, कारवान टांडा कहलाते थे। लेबरर बताना है, लेबरर को क्या कहा जाता था? तो पाइक कहा जाता था लेबरर को। तो यहाँ पर लास्ट वाले से जुड़ जाएगा लेबरर वाला, तो लेबरर वाला जुड़ जाएगा पैक से, गढ़ जुड़ जाएगा 84 से, टांडा जुड़ जाएगा कारवान से। इसके बाद आते हैं क्लैन में, तो क्लैन किससे जुड़ेगा? तो क्लैन को और क्या कहते थे? खेल कहते थे। सीब सिंह की बात करी गई, सीब सिंह कौन थे? तो सीब सिंह अगर देखेंगे तो अहोम स्टेट के थे ये। ठीक है, और दुर्गावती की बात करी जाएगी तो गढ़ कटंग से ये मैच हो जाएंगी, क्योंकि गढ़ कटंग को बचाने के लिए दुर्गावती ने अपनी मृत्यु को भी बलिदान दे दिया था, मतलब अपनी ज़िंदगी का भी बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पहला देखिए दिया गया है, द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्ण वर कॉल्ड। तो देखिए, नई नई कास्ट जो वर्ण में आ गई थी तो उसको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था जातीज़। तो यहाँ पर जातीज़ विल बी द करेक्ट आंसर, JATIS। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स। तो देखिए, कौन से हिस्टोरिकल वर्क्स होते थे जो अहोम के द्वारा लिखे गए थे? तो इसको कहते थे बुरंजीज़। क्या कहते थे? बुरंजीज़ कहते थे। अभी हम लोग ने डिस्कस भी इसके बारे में किया था। BURNJIS है, जी नहीं है, जे है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, द डैश मेंशंस दैट गढ़ कटंग हैड 70,000 विलेजेस। तो गढ़ कटंग में 70,000 विलेज थे। ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये अकबरनामा में मेंशन है। कहाँ पर? अकबरनामा में ये चीज़ मेंशन है। इसको भी हम लोग ऊपर देख चुके थे। नेक्स्ट में आते हैं, डी में देखिए कहा गया है, एज ट्राइबल स्टेट बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो देखिए, जब ट्राइबल स्टेट बहुत बड़ी हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई, तो क्या हो गया? दे गेव लैंड ग्रांट्स टू डैश एंड डैश। तो किसको ये लैंड ग्रांट्स देने लग गए थे? तो पोएट्स, मतलब जो पोएट हुआ करते थे उनको देने लग गए थे, स्कॉलर्स को देने लग गए थे। ठीक है, थिएटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लग गया था। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला कहा गया है ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्राइबल सोसाइटीज़ की जो ओरल ट्रेडिशन हुआ करती थी बहुत ज़्यादा रिच होती थी। ठीक है, बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब अगर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये हो गया। तो अभी हमने मैप में देखा तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, यहाँ पर नो बोला गया है, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। 84 इन गोंड कंटेन सेवरल विलेज सिटीज़। तो क्या सिटीज़ हुआ करती थी? नहीं, सिटीज़ नहीं हुआ करते थे, विलेजेस हुआ करते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द भील्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब भील आपको बताना है, भील क्या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे? तो आंसर है गलत, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भील नहीं रहते थे, मेनली सेंट्रल पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में रहा करते थे। और मेनली अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस या 42 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया पूरे चैप्टर से। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, कोई और चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग ने पूरे एनसीईआरटी के मिड से सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, बहुत मेहनत लगी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा ये टॉप कंटेंट रहा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।